पढ़ा तो क्या रहा था, पढ़ाई दिया था, पूरा खत्म ही कर दिया था। तो कल की क्लास में बच्चों हम लोग सेक्शन 8 पढ़ रहे थे। सेक्शन 8 किस चीज का था बच्चों? सेक्शन 8 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का था। सेक्शन 8 किस चीज का था बच्चों? सेक्शन 8 बच्चों नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का था कि नहीं था? बिल्कुल था सर, आपने पढ़ाया था, हमको याद है। तो मैंने कल सेक्शन 8 बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था और 2-3 बार पूरा रिकैप करा दिया था। आज उसको स्टार्ट भी नहीं करेंगे। आज हमारा सीधे जो डिस्कशन रहेगा वो मेमोरेंडम आर्टिकल पे रहेगा, ठीक है? आपसे कोई पूछे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, तो सर अगर हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के मीनिंग की बात करें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के मीनिंग की बात करें, तो सिंपल सा ये समझिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव बताता है, कंपनी के बनाने के पीछे का पर्पस बताता है। मेमोरेंडम ये बताता है कि कंपनी क्यों बनाई है, क्या ऐसे रीजंस रहे, क्या ऐसे ऑब्जेक्ट्स रहे, क्या ऐसे पर्पसेस रहे, कौन सा ऐसा बिजनेस है, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसको करने के लिए कंपनी बनाई गई है। ऐसा बोलते हैं मेमोरेंडम कंपनी का चार्टर है। ऐसा बोलते हैं मेमोरेंडम कंपनी का चार्टर है। चार्टर मतलब जो आपको गाइड करे। चार्टर कौन है? जो आपको गाइड करे। चार्टर है जो आपका फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, जो मेन डॉक्यूमेंट है। तो बोले मेमोरेंडम कंपनी का चार्टर होता है, मेमोरेंडम कंपनी का सबसे फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है, मेमोरेंडम कंपनी का सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है। और मेमोरेंडम का काम क्या है? मेमोरेंडम बेटा कंपनी को बनाने के पीछे का ऑब्जेक्ट या पर्पस बताता है। मेमोरेंडम यह बताता है कि कंपनी की स्कोप ऑफ पावर क्या रहेगी। स्कोप ऑफ पावर क्या रहेगी मतलब कंपनी को क्या काम करने की पावर होगी और क्या काम करने की पावर नहीं होगी। आज मान लो इसने श्रेया ने कंपनी बनाई, ये श्रेया ने मुस्कान के साथ मिलकर कंपनी बनाई। क्या कंपनी बनाई? आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग करने की कंपनी बनाई। तब इस कंपनी को क्या काम करने की पावर होगी? आइसक्रीम बिजनेस से रिलेटेड सारे काम, दूध खरीदे, जो भी आइसक्रीम में फ्लेवर्स डलते हैं, इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, रॉ मटेरियल डलते हैं, वो खरीदे। आइसक्रीम को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कोई मशीन लगती है, वो खरीदे। आइसक्रीम को स्टोर करने के लिए कोई बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर चाहिए तो वो खरीदे। जो आइसक्रीम बिजनेस से रिलेटेड काम धंधे करने वो करे, लेकिन जो काम आइसक्रीम बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो नहीं कर पाएगी। आज कंपनी के मेमोरेंडम में इन्होंने क्या लिखा होगा कि बोले हमारा बिजनेस तो आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग का है। फिर जाके ये मुस्कान ने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया गीतांश के साथ। गीतांश की शादी हो रही थी अनफॉर्चुनेटली सामने वाले के लिए, तो गीतांश की शादी हो रही थी अनफॉर्चुनेटली। तो बेटा जो गीतांश है, अब शादी में बोला कि गेस्ट को लड्डू बांटूंगा, तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। ये इसको बोल रहा है कि मैं यार मेरे को 500 किलो लड्डू चाहिए मेरी शादी में मोतीचूर के। ये भी बोल रही है हाँ हाँ भैया मैं सप्लाई करूंगी। फिर दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है 500 किलो लड्डू सप्लाई करने का। अरे बेवकूफ, तेरा बिजनेस, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, लॉ बोल रहा है आपको बेटा, मैं किसी को कुछ नहीं बोलता हूं, मैं बढ़िया आदमी हूं। तो भैया ऐसा लॉ बोल रहा है, अरे बेवकूफ, जब तेरा बिजनेस आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग का है तो तू उसको लड्डू सप्लाई क्यों कर रही है? तो लॉ बोला कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, पर्पस क्या रहेगा, कंपनी की स्कोप ऑफ पावर क्या रहेगी, यह बताने के लिए अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाया गया है तो उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहा जाएगा। बोलो आया? ये तो बेटा मीनिंग हो गया। अब मीनिंग तो है जो है, मेमोरेंडम की डेफिनेशन है सेक्शन 2 के क्लॉज 56 में। कहां पे है मेमोरेंडम की? अभी जो बताया वो मीनिंग था, अभी जो बताया मीनिंग था। अब हमें मेमोरेंडम की पढ़नी है डेफिनेशन। अब आप मेरे से पूछो अरे सर ये मेमोरेंडम की डेफिनेशन क्या होती है? तो सर मेमोरेंडम की डेफिनेशन सुनना, धीरे धीरे बोलूंगा, मुझे भी वैसे ज्यादा लर्न नहीं है। ये बोलते हैं मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। खड़े होके पढ़ना तुम दोनों। मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम, खड़े होकर भी टॉफी खा रहा है, कितना बेचैन है? मेडिसिन है क्या? क्या हुआ दिमाग की? सरदार देखा मैंने कि कितना सही गेस किया था मैंने। चलो, तो मेमोरेंडम की डेफिनेशन सुनना बेटा ध्यान से। मेमोरेंडम की डेफिनेशन सुनना ध्यान से, आपको नहीं बिठाऊंगा।
मेमोरेंडम की डेफिनेशन सुनना ध्यान से, उसके सर में दर्द है बेटा, खड़ा रहेगा और ज्यादा सर में दर्द होगा, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? तो देखो सुनना मेरी बात, इसमें हंसने का क्या था खुशप्रीत, तू समझा? खड़ा रहेगा तो सर में और ज्यादा दर्द होगा का मतलब, ये कॉन्सेप्ट चलो इसीलिए ये बोल रहा हूं मैं। तो देखो क्या बोल रहा हूं मैं, सुनना मेरी बात ध्यान से। तो मेमोरेंडम की डेफिनेशन सीरियस नोट पे बेटा एक बार ध्यान से सुनेंगे। मेमोरेंडम सुनना, मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज ओरिजिनली फ्रेम्ड and altered from time to time in pursuance of this act or previous company law। ये डेफिनेशन लिखी हुई है। तो अब ये डेफिनेशन क्या है? मजाक है, मजाक नहीं है, मतलब कुल मिला के डेफिनेशन बोल रहे हैं, बोले मेमोरेंडम माने मेमोरेंडम। ये डेफिनेशन को देख के नहीं पता चलता मेमोरेंडम क्या है। बोले कोई आपसे पूछे अकाउंट्स का, बोले अकाउंट मीन्स अकाउंट, तो ये बोले मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम। इनका कहने का मतलब सिर्फ इतना सा इस डेफिनेशन का कि जब आप मेमोरेंडम बनाओगे तो एज पर कंपनीज एक्ट बनाना पड़ेगा, और जब उसमें आप ऑल्टरेशंस करोगे, चेंजेस करोगे, तो वो भी एज पर कंपनीज एक्ट करना पड़ेगा। मेमोरेंडम मींस मेमोरेंडम एज ओरिजिनली फ्रेम्ड, मतलब जिसे ओरिजिनली फ्रेम किया जाएगा, बनाया जाएगा एज पर दिस एक्ट या प्रीवियस कंपनी लॉ। सब प्रीवियस कंपनी लॉ बोलना जरूरी है। आज कंपनीज एक्ट आया 2013 में, तो ऐसा थोड़ी है कि हमारे देश में 2013 से पहले कंपनीज नहीं होती थी, पहले भी होती थी। तो कंपनीज एक्ट 2013 या कंपनीज एक्ट से पहले जो कंपनीज एक्ट आए होंगे 1956, उन एक्ट्स के अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट बनाया गया है और फिर समय समय पे उसे ऑल्टर भी किया गया है, उस डॉक्यूमेंट को मेमोरेंडम बोला जा रहा है। तो इस डेफिनेशन का सिर्फ इतना सा मतलब है, मेमोरेंडम मीन्स अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो ओरिजिनली पहले फ्रेम किया गया एंड टाइम टू टाइम ऑल्टर किया गया, या तो एज पर दिस एक्ट यानी कंपनीज एक्ट 2013 या एज पर प्रीवियस कंपनी लॉ जो कि हमारे देश में बहुत सारे आए हैं। बोलिए आया? तो अब आपसे कोई पूछे मेमोरेंडम का मीनिंग क्या है तो आप बता देंगे, डेफिनेशन क्या है आप बता देंगे। वैसे आपसे ना पेपर में कोई मेमोरेंडम का मीनिंग पूछने वाला है, ना आपसे पेपर में मेमोरेंडम का कोई डेफिनेशन पूछने वाला है, ये बात ध्यान रखिए। कोई नहीं पूछना आपसे मीनिंग डेफिनेशन, ये सब चीजें बड़ी इजी होती है, नोबडी इज गोइंग टू आस्क। तो बच्चों इधर देखना, मैं क्या बोल रहा हूं इस पर फोकस करना। हाँ जी, तो बच्चों ये अपना टॉपिक आ गया मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। इसमें हम तो ऑब्वियसली पहले क्या पढ़ रहे हैं? मेमोरेंडम पढ़ रहे हैं। हम तो पहले क्या पढ़ रहे हैं? मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड इंट्रोडक्शन। अब सबसे पहले तो ये क्या है? स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी मतलब लीगल क्या है? डेफिनेशन है मेमोरेंडम की सेक्शन 2 के क्लॉज 56 में। पहले यहां पर लिखो साइड में मेमोरेंडम, या साइड में लिख लेना, पेज के नीचे स्पेस हो तो नीचे लिख लेना, तुम देख लेना कहां पे जगह है। मेमोरेंडम मीन्स अ डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम मीन्स अ डॉक्यूमेंट which defines the memorandum means a document which defines the objects oblique purposes, which defines the objects oblique purposes for which company has been incorporated, which defines the objects oblique purposes for which company has been incorporated, and the scope of powers of the company, and the scope of powers of the company, and the scope of powers of the company, and the scope of powers of the company। क्लियर है? चलिए एक पॉइंट और लिखेंगे, मेमोरेंडम इज नथिंग बट the charter of the company। memorandum is nothing but the charter, CHARTER। memorandum is nothing but the charter of the company। charter का मतलब होता है फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, चार्टर का मतलब होता है फंडामेंटल डॉक्यूमेंट। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, आपको बुक नहीं इशू हुआ क्या बेटा अभी तक? अच्छा, यहां तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? बोलो यस और नो, बोलो भाई।
सबको आ गया? जी सर हमको ये वाला पार्ट तो आ गया। सबको क्लियर है क्या? तो आज अगर आपसे कोई पूछेगा मेमोरेंडम का मीनिंग क्या है, तो ये तो मीनिंग हो गया। अपने को लर्न नहीं करना, वी शुड जस्ट नो कि हमें पता होना चाहिए है। पेपर में कोई नहीं पूछेगा आपसे क्या है। अब आगे डेफिनेशन पढ़ो। मेमोरेंडम मीन्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम और एज, करेक्शन होगा ये, एज ऑल्टर्ड और एज ऑल्टर्ड फॉर टाइम टू टाइम इन पर्सुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनीज लॉ, जैसे कि कंपनीज एक्ट 1956 और या फिर दिस एक्ट तो गया ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट 2013। बताइए बेटा ये चीज समझ में आई नहीं आई? बोलो आया कि नहीं आया? यस और नो? आ गया? वेरी गुड। ये तो बेटा मीनिंग हो गया मेमोरेंडम का। उसके बाद आते हैं कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम। क्या आते हैं? कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम। अब आप सबको पता है मेमोरेंडम के कंटेंट में क्या आते हैं? क्लॉजेज आते हैं। सुन लो, मैं 1 मिनट में लिखा के रीड कर दूंगा। मैं कोई नर्सरी केजी की क्लास नहीं पढ़ा रहा हूं कि मैं आपको नेम क्लॉज समझाने बैठा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना। मेमोरेंडम में टोटल 7 क्लॉजेज होते हैं। कितने? सुनते जाइए, समझते जाइए, फटाफट रीड कराऊंगा, खत्म करूंगा। सबसे पहले नेम क्लॉज होता है। नेम क्लॉज में कंपनी का नाम लिखा होता है। राम लिमिटेड, सीता लिमिटेड, अनीता लिमिटेड, पपीता लिमिटेड, जो भी कंपनी का नाम होगा यहां पे लिखा रहेगा। ठीक है। दूसरा होता है सिचुएशन क्लॉज। ध्यान से समझिएगा। सिचुएशन क्लॉज में रजिस्टर्ड ऑफिस का कंप्लीट एड्रेस नहीं होता है। यह बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सिचुएशन क्लॉज में लिखना मैंडेटरी एक ही चीज है, स्टेट का नाम, जिस स्टेट में आप कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस यानी मेन ऑफिस बनाना चाहते हो। नहीं, आप कंप्लीट एड्रेस लिख सकते हो, मना नहीं है, पर वो मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी सिर्फ क्या लिखना है? स्टेट का नाम जहां पे आप अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना चाहते हो। तो सिचुएशन क्लॉज शैल कंटेन द नेम ऑफ द स्टेट वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी इज प्रपोज टू बी सिचुएटेड। तो एक तो नेम क्लॉज आ गया, एक तो क्या आ गया? नेम क्लॉज आ गया, एक सिचुएशन क्लॉज आ गया। अब मेन क्लॉज होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज बताता है ऑब्जेक्ट्स या पर्पसेस जिनको ध्यान में रखते हुए कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। तो नेम क्लॉज हो गया, सिचुएशन क्लॉज हो गया, ऑब्जेक्ट क्लॉज हो गया। अब होती है लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज एक तो ये बताएगा कि कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। और अगर कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है तो फिर वो ये भी बताएगा कि लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर है या लिमिटेड बाय गारंटी है। अब मैं आपको लिमिटेड बाय शेयर भी समझा चुका हूं, लिमिटेड बाय गारंटी भी समझा चुका हूं। लिमिटेड बाय शेयर कंपनी के केस में हर मेंबर की लायबिलिटी उतने अमाउंट की है जितना अमाउंट शेयर्स के ऊपर अनपेड है। लिमिटेड बाय गारंटी के केस में हर मेंबर की लायबिलिटी उतने अमाउंट की है जितना अमाउंट ही अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट इन द इवेंट ऑफ द वाइंडिंग अप। याद आया? नेम क्लॉज हो गया, सिचुएशन क्लॉज हो गया, ऑब्जेक्ट क्लॉज हो गया, लायबिलिटी क्लॉज हो गया। अब सुनो, कैपिटल क्लॉज हर कंपनी के मेमोरेंडम में नहीं आता है। कैपिटल क्लॉज हर कंपनी के मेमोरेंडम में नहीं आता है। कैपिटल क्लॉज मेमोरेंडम में तभी आएगा जब कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है। कैपिटल क्लॉज मेमोरेंडम में तभी आएगा जब कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है। अब कैपिटल क्लॉज क्या बताता है? कंपनी की ऑथोराइज शेयर कैपिटल। कैपिटल क्लॉज बताता है वो मैक्सिमम वैल्यू के शेयर्स जो एक कंपनी को इश्यू करना अलाउड रहेंगे। आज हमने कैपिटल क्लॉज में लिख दिया 50 लाख रुपए, तो इसका मतलब कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल हो गई 50 लाख। इसका मतलब है कि कंपनी 50 लाख रुपए की शेयर कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड हो गई है और कंपनी को मैक्सिमम 50 लाख रुपए के शेयर इश्यू करने अलाउड रहेंगे। और ध्यान रखना, कैपिटल क्लॉज में सिर्फ और सिर्फ टोटल शेयर कैपिटल नहीं लिखी हुई होती है। टोटल शेयर कैपिटल हमेशा डिवाइडेड रहेगी इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। लाइक मैंने बोल दिया मेरी टोटल शेयर कैपिटल 50 लाख है। अब मान लो कंपनी बोलती है कि यार हम तो अपने एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए रखेंगे, तो कैपिटल क्लॉज में पूरा लिखा होगा कि हमारी टोटल शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए की है, जिसको हमने 5 लाख शेयर में डिवाइड करा हुआ है और हर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपया है। बोलो आया क्या? तो द कैपिटल क्लॉज शैल स्टेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच कंपनी इज रजिस्टर्ड एंड सच शेयर कैपिटल शैल बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। बोलो आया? फिर एक आता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। क्या आता है? सब्सक्रिप्शन क्लॉज।
इसका एक और नाम होता है एसोसिएशन क्लॉज। इसमें क्या होता है, सारे सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम का नाम लिखा है। आज मान लो एक कंपनी में सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम में गीतांश है, श्रेया है, मुस्कान है, खुशप्रीत है और हर्ष है। ये 5 सब्सक्राइबर हैं, तो पांचों का नाम लिखा हुआ होगा और मेन लिखा हुआ होगा कि कौन सा सब्सक्राइबर कंपनी में कितने शेयर लेने का प्रॉमिस किया है। पहले से डिसाइडेड होता है कि कौन सा सब्सक्राइबर कितने शेयर लेगा। तो गीतांश ने बोला मैं 1 लाख शेयर लूंगा, सब्सक्रिप्शन क्लॉज में लिख देंगे। श्रेया ने बोला मैं 2 लाख शेयर लूंगी, सब्सक्रिप्शन क्लॉज में लिख देंगे। मुस्कान ने बोला मैं 50,000 शेयर लूंगी, सब्सक्रिप्शन क्लॉज में लिख देंगे। खुशप्रीत ने बोला मैं 100 शेयर लूंगी, सब्सक्रिप्शन क्लॉज में लिख देंगे। हर्ष की शक्ल देख के लग रहा है ये एक ही लेगा, तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज में लिख देंगे। अब इसकी शक्ल देखो, लगता है एक भी खरीद पाएगा। देखो एक बार इसकी, जस्ट लुक एट हिज फेस, समझो, मतलब क्या बोलूं मैं, छोड़ो। तो देखो सुनना, एक चीज समझना, लेकिन हर सब्सक्राइबर को कंपनी में एटलीस्ट 1 शेयर लेना जरूरी। अब ये बोले भाई मैं तो लूंगा ही नहीं, ऐसे ही मेंबर बना लूं। बारात में है ना तू, दामाद है ना कंपनी का, ऐसे ही कर ले, हैं क्या दामाद है कंपनी का, बोलना 1 शेयर तो लेगा बेवकूफ। हाँ, तो सब्सक्राइबर से मेंबर बनने के लिए 1 शेयर लेगा नहीं लेगा। तो भैया देखो क्या लिखेंगे पेपर में, प्यार से सिस्टमेटिक, द सब्सक्रिप्शन क्लॉज शैल स्टेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी टेकन अप बाय ईच मेंबर, ईच सब्सक्राइबर शैल टेक एटलीस्ट 1 शेयर इन द कंपनी। सब्सक्रिप्शन क्लॉज में लिखा रहेगा कि हर सब्सक्राइबर कंपनी में कितने शेयर लेगा और हर सब्सक्राइबर को कम से कम 1 शेयर लेना अनिवार्य है। बोलिए आया? कितने क्लॉज हो गए? 6 हो गए? पता नहीं मेरी काउंटिंग खराब है, उंगलियां भी 5 ही दी एक तो भगवान ने। 6 क्लॉज के लिए कैसे मैनेज करे आदमी, बताओ। तो नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज और एसोसिएशन क्लॉज। अब बेटा एक ये 7 क्लॉज जो है वो सिर्फ 1% कंपनी में आता है, नॉमिनेशन क्लॉज, बाकी नहीं आएगा। और नॉमिनेशन क्लॉज में नॉमिनी का नाम लिखा है। नॉमिनी का रोल क्या होगा, आज मान लो नंदिनी ने एक 1% कंपनी बनाई, कल को अगर नंदिनी के ऊपर बुलडोजर चढ़ गया और ये मर गई, या इसके ऊपर ये पंखा गिर गया और ये पागल हो गई, तो 1% कंपनी में नॉमिनी का रोल क्या है कि कल को अगर सिंगल सब्सक्राइबर की डेथ या इनकैपेसिटी हो गई तो उसकी जगह जो नॉमिनी है वो मेंबर बनेगा। तो मान लो नंदिनी ने अपना नॉमिनी बनाया है मीनल को, तो बस मीनल का नाम हम नॉमिनेशन में क्लॉज में लिख देंगे कि बोले मीनल हमारी नॉमिनी है, और कल को नंदिनी चल बसी या पागलपन में चली गई तो फिर नंदिनी की जगह मीनल विल बी द मेंबर। बोलो आया? यहां तक क्लियर है? बच्चों वाले डाउट मत पूछो, खुशप्रीत सीए इंटर की क्लास में बैठे हैं। चलो, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दिस, ठीक है। खुशप्रीत बोल रही है कि सर हुआ क्या, नॉमिनी और मेंबर बहुत अच्छे दोस्त थे, तो ये क्या है कि मैंने फाउंडेशन में भी आंसर किया डाउट और इसी बेवकूफ के बैच में पूछा गया था। तो बोले हम सर छुट्टी पे जा रहे थे, हॉलीडे पे जा रहे थे, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, तो गाना चल रहा था वो गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम पे बढ़िया, बोले 4 बॉटल वोडका काम मेरा रोज का, गाना चल रहा था और कुछ और भी चल रहा था, और गाड़ी गिर गई नीचे खाई में, गाड़ी गिर गई नीचे खाई में, ये इसकी गर्दन टूट गई है, मर गई, इसका गर्दन और शरीर दोनों अलग हो गए और ये भी मर गई। बोले दोनों साथ मर गए, अब क्या? तो भैया जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका एंटाइटलमेंट होता है। किसका? सर नॉर्मल में हर आदमी थोड़ी ना वसीयत लिख के मरता है। सर ये सी इंटर के लेवल पे ऐसे डाउट नहीं पूछने चाहिए। हर आदमी को वसीयत लिख के मरता है क्या? अच्छा किसी का रोड में एक्सीडेंट हो गया, उसको पता था क्या मैं मरने वाला हूं, अभी मैं तुम्हें पढ़ा के निकला, इसको मैंने डांट दिया, गीतांश को मार दिया इसने मेरे को, अपनी एक्टिवा से उड़ा दिया, एक्टिवा साइकिल जिससे भी आता होगा ये, तो मैं थोड़ी अपनी वसीयत लिख के आया था पहले कि अच्छा पता है मेरे को तो आज मरने वाला हूं। तो हर किसी के केस में बेटा नॉमिनी होता नहीं है, और नॉमिनी होता है और वो मर भी जाता है तो जो भी आपके एलआर होते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनका राइट होता है। अब आप आगे का एडवांस डाउट भी पूछते हैं इसमें फाउंडेशन वाले बच्चे, बोले सर एलआर भी नहीं है, तो बोले ना आगे कोई ना पीछे कोई, अकेले आए थे अकेले जाएंगे, पीछे गाना चल रहा है, खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे, है? फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं होगा सर, ट्रस्ट को चली जाती है प्रॉपर्टी। उसके आगे का जो एडवांस वर्जन पूछना, बोले सर भूकंप आ जाए, धरती खत्म हो जाए तो पूछ लो। चलो आओ, तो मैं क्या बोल रहा था, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब बेटा मेमोरेंडम को बनाने का एक फॉर्मेट होता है और आर्टिकल को बनाने का भी एक फॉर्मेट होता है। हमें फॉर्मेट नहीं सीखना क्या है, हमें बस ये पता होना चाहिए फॉर्मेट है कहां। अब क्योंकि मेमोरेंडम और आर्टिकल के फॉर्मेट एक ही जगह लिखे, इसलिए साथ में सिखा रहा हूं। कंफ्यूज मत हो जाना कि मेमोरेंडम की बात करते करते सर बीच में
आर्टिकल की बात कहां से ले आए? एक्चुअली दोनों का फॉर्मेट एक जगह है, तो एक साथ सीख के खत्म करो। तो बेटा इन दोनों का फॉर्मेट कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 1 में। अब शेड्यूल 1 में क्या है? टेबल है। तो टेबल ए, बी, सी, डी और ई, तो जो ये वाली टेबल्स हैं इसके अंदर तो फॉर्मेट है मेमोरेंडम का, और एफ, जी, एच, आई और जे में फॉर्मेट है आर्टिकल्स का। तो पेपर में क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू वगैरह में, थ्योरी में तो नहीं आएगा, आप ये मान के चलो इजी है कि मेमोरेंडम आर्टिकल के फॉर्मेट कहां पर है। तो बोले टेबल ए से लेकर टेबल ई ऑफ शेड्यूल 1 में तो मेमोरेंडम का फॉर्मेट है, और टेबल एफ से लेकर जे में ऑफ शेड्यूल 1 में आर्टिकल्स का फॉर्मेट है। अब किस कंपनी पे कौन सी टेबल लगती है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर पे टेबल ए लगती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर कैपिटल और विदाउट शेयर कैपिटल दो होती हैं, ठीक है? तो ये विदाउट वाली है और ये विद वाली है। तो अगर गारंटी कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल है, विदाउट मतलब गारंटी कंपनी शेयर नहीं इशू कर रही, तो टेबल बी, और शेयर इशू कर रही है तो टेबल सी। वैसे अनलिमिटेड कंपनी की टेबल, ये अनलिमिटेड कंपनी, ये भी अनलिमिटेड कंपनी। अगर अनलिमिटेड कंपनी विदाउट कैपिटल है, शेयर नहीं इशू कर रही, तो टेबल डी, और विद शेयर कैपिटल शेयर इशू कर रही है तो टेबल ई। आर्टिकल में थोड़ा वाइस वर्सा चलता है, ध्यान रखना। टेबल एफ में तो भाई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, टेबल जी में गारंटी कंपनी, टेबल एच में भी गारंटी कंपनी, पर अब की बात विद शेयर कैपिटल पहले है, विदाउट शेयर कैपिटल बाद में। सेम चीज अनलिमिटेड कंपनी में आई और जे, अनलिमिटेड कंपनी के ये विद शेयर कैपिटल और ये विदाउट शेयर कैपिटल। बोलिए आया? आइए देखते हैं। ये मत बोलना सर इसमें आपने ज्यादा नहीं समझाया, क्या समझाऊंगा इसमें? चलो तो बेटा इधर देखना है, बंद कैसे हो गया आज? मैंने शायद गलत शीट पे क्लिक करा। चलो ठीक है। तो बेटा देखिए आपको कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम, पहले तो इसको रीड कर लो पहले यार, चलो एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार। तो बेटा ये मेमोरेंडम का फॉर्मेट दिख रहा है आपको? तो देखो क्या लिखा हुआ है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मेमोरेंडम हैव बीन स्पेसिफाइड इन टेबल ए, बी, सी, डी एंड ई ऑफ शेड्यूल 1। आप अगर देख रहे हो तो आज की क्लास में मैंने अभी तक कुछ हाईलाइट नहीं किया है, देख रहे हैं आप? सर नहीं आता ये पेपर में, मैं नहीं करूंगा हाईलाइट। बच्चों के पेपर है क्या? आपसे पूछेगा मेमोरेंडम के क्लॉजेस क्या होते हैं? ये तो सिलेबस में मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो कुछ बच्चों को आयता होगा मच जाती है, तो पढ़ाना जरूरी होता है, बट नहीं आना है सर। दिस इज नॉट अ लेवल वेयर यू आर गोइंग टू बी आस्क्ड कि भाई फॉर्मेट क्या और क्या नहीं है। तो टेबल ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। अब देख लीजिए किसकी कौन सी है। लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, नो शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय गारंटी, हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी, नो शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी, हैविंग शेयर कैपिटल। बोलिए आया? ये तो बच्चों मेमोरेंडम का फॉर्मेट हो गया। किसका हो गया? मेमोरेंडम का। एक बार आर्टिकल्स का भी देख ले, लगे आज जब बात हो ही रही है तो। ये आर्टिकल का फॉर्मेट है, पेज नंबर 2.11 पे होगा, देखो 14 है, जो भी है थोड़ा सा कट रहा है यहाँ पे। दिख गया क्या? अब आर्टिकल्स का फॉर्मेट कहां है? टेबल है जी, एच, आई और जे में। किसके? शेड्यूल 1 के। एफ, जी, एच, आई और जे। लिमिटेड बाय शेयर, गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी नो हैविंग शेयर कैपिटल। क्लियर है क्या? तो ये मेमोरेंडम आर्टिकल के फॉर्मेट हो गए। है शेड्यूल ए की 1, टेबल ए से लेकर ई तक मेमोरेंडम है और एफ से लेकर जे तक आर्टिकल्स है। बोलिए आ रहा है क्या? यस सर हमको आ रहा है। अब देखो लौट कर आते हैं। अब देखो ये मेमोरेंडम के क्लॉजेज हैं। कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम, सबसे पहले नेम क्लॉज। द नेम क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम शैल state the name of the company. Situation clause. The situation clause of memorandum shall mention the name of the state in which the registered office of company is proposed to be situated. Object clause.
द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम शैल स्टेट द ऑब्जेक्ट यानी कि पर्पस फॉर विच द कंपनी इज प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड एंड एनी मैटर कंसिडर्ड नेसेसरी इन फर्दरेंस देयर ऑफ, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको आगे बढ़ाने के लिए अगर कुछ और भी करना जरूरी है, लाइक हमारा ऑब्जेक्ट है आइसक्रीम बनाना, तो आइसक्रीम के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम मिल्क प्रोडक्ट्स या जो भी अदर रॉ मटेरियल्स है वो परचेज करें, मशीनरी परचेज करें, रेफ्रिजरेशन डिवाइसेस परचेज करें। तो बोले ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी काम, ये सब लिखे होते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज। बोलिए आया? और बेटा हल्का सा मैंने कल भी ये बात आपको वार्निंग देके बोली थी कि मैं नेक्स्ट क्लास हल्का सा जल्दी टेकअप करूंगा, तो अगर आपको कहीं कोई चीज नहीं समझ में आए प्लीज डोंट हेजिटेट, डू लेट मी नो, वी विल डिस्कस। ठीक है, बस ये वाला टॉपिक के बाद तो फिर सब डिटेल में आना ही है, बहुत अच्छी बातें पढ़ाऊंगा, मजा आएगा फिर तो। अच्छा, लायबिलिटी क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम शैल स्टेट वेदर द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड और अनलिमिटेड। अब लिमिटेड में भी लिमिटेड बाय शेयर हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी। यहां पे शेयर डिफाइन कर रखा है या गारंटी डिफाइन कर रखा है, हमने ऑलरेडी नोट्स में डिफाइन कर लिया है, करा है नहीं करा है? फिर आता है कैपिटल क्लॉज। अब ये देखना, इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल अगर है तो ये क्लॉज मेमोरेंडम में आएगा, वरना नहीं आएगा। द मेमोरेंडम शैल कंटेन द कैपिटल क्लॉज। मेमोरेंडम में क्या रहेगा बेटा? कैपिटल क्लॉज। द कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम शैल स्टेट, व्हाट शैल इट स्टेट? क्या बोलेगा कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम? टोटल अमाउंट जितनी कैपिटल से कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड, विच इज VIZ का मतलब होता है विच इज। कई लोग विज 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 करते हैं, इसको विज नहीं है विच इज होता है ये, विच इज ऑथराइज शेयर कैपिटल। एंड वो कैपिटल किसमें डिवाइड करनी है? द डिवीजन ऑफ ऑथराइज कैपिटल इनटू शेयर्स ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट। बोलिए आया? अच्छा, उसके बाद अगला क्लॉज कौन सा आएगा सर? एक तो आएगा सब्सक्रिप्शन या एसोसिएशन क्लॉज। इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, द सब्सक्रिप्शन क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम शैल स्टेट कौन सा सब्सक्राइबर कंपनी में कितने शेयर खरीदेगा। स्टेट द नंबर ऑफ शेयर्स दैट ईच सब्सक्राइबर हैज अग्रीड टू सब्सक्राइब। एवरी सब्सक्राइबर शैल अग्री टू सब्सक्राइब फॉर एट लीस्ट 1 शेयर। चलो, क्या क्या बोला? खरीद लूंगा मैं 1 शेयर। दे पैसे दे, 500 रुपए का शेयर है दे। 500 रुपए तो इतने का तो हो गई, क्या तूने गरीब कंपनी बनाई है क्या? 500 दे। फिर मैं बोल रहा हूं तू नहीं खरीद पाएगा। इन केस ऑफ अ 1 पर्सन कंपनी, पेटीएम कर दे। द बोल, द मेमोरेंडम शैल स्टेट द नेम ऑफ अ पर्सन। इसके ऊपर लिखना नॉमिनी, ये बेसिकली नॉमिनी का नाम लिखने के लिए बोल रहा है। तो इन केस ऑफ ओपीसी द मेमोरेंडम शैल स्टेट द नेम ऑफ अ पर्सन हु इन द इवेंट ऑफ, अगर या तो नंदिनी मर गई या नंदिनी की इनकैपेसिटी हो गई तो वो मेंबर बनेगा, शैल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। ठीक है, बोलो आया क्या? यस सर, ये तो बहुत इजी था। ठीक है, चलो अब बढ़िया टॉपिक चालू करेंगे। सेक्शन 4 ही चलेगा आज की क्लास में, सिर्फ सेक्शन 4। सेक्शन 4 चालू हो गया था यहां पे, तुमने अब ध्यान नहीं दिया मुझे पता है। यहां पे क्या चालू हो गया है? सेक्शन 4। लिखो इसके ब्रैकेट में, कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम। कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम कौन से सेक्शन में है बेटा? सेक्शन 4 में। यहां से सेक्शन 4 चालू हो गया है। कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम कौन से सेक्शन में है बेटा? सेक्शन 4 में। ये सेक्शन 4 में नहीं था, इसका सेक्शन तो ये लिखा हुआ, सेक्शन 2 का क्लॉज 56। ये तो डेफिनेशन है, आईसीए के मॉड्यूल में चैप्टर 1 में हमने इसको यहां पे डिस्कस किया है। बोलिए आया? तो ये कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम का सेक्शन 4 होगा। अब कंटिन्यूएशन में सेक्शन 4 चलेगा, रिजर्वेशन ऑफ नेम। अब ये मैं समझाता हूं क्या है। सर एक्चुअली क्या होता है, दो कंपनी का नाम सिमिलर या आइडेंटिकल नहीं हो सकता। अब सुनना आराम से, अब अच्छा टॉपिक चालू हो गया, आपने पढ़ा भी नहीं है फाउंडेशन में।
आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, आपने कंपनी क्या करनी है, इनकॉर्पोरेट करनी है, तो आप कोई ना कोई नाम तो रखोगे कंपनी का। तो क्या नाम रखोगे नंदिनी? आप एक कंपनी बना रहे हो, सपोज करो, क्या नाम रखना चाहोगे? बोलो। तो बोली सर मैं अपनी कंपनी का नाम रखूंगी श्री श्याम लिमिटेड। श्री श्याम लिमिटेड। बोले मैं अपनी कंपनी का नाम श्री श्याम लिमिटेड रखूंगी। अब दरबार में तो श्याम भक्त और भी है। अब हर श्याम भक्त तो यही सोचेगा मैं अपनी कंपनी का नाम श्री श्याम रख लूं, हारे का सहारा लिमिटेड रख लूं, कुछ भी सोचेगा ना। दिक्कत क्या है, सेम नाम की कंपनीज हो नहीं सकती ना। अब ये तो सोच रही है मैं अपनी कंपनी का नाम श्री श्याम रख लूं, क्या पता श्री श्याम नाम की कंपनी पहले से हो, तुम्हें क्या पता? तुम्हें क्या पता ना उस नाम की कंपनी है कि नहीं है। तो एक फार्म आता है RUN, ऐसे बोलते हैं हमारे क्लाइंट, क्या बोलूं मैं, बताओ, ठीक है, कोरेट फार्म ला, परेशान हो गया हूं मैं, लिटरली बता रहा हूं। तो हाँ मतलब लॉ को ला बोलते हैं तब तो मेरा खून खौल उठता है, बस वो पैसे नहीं आए होते इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाता। चलो तो इधर देखना हो, मैं भी तो बढ़िया ना, पैसा तो आया पहले। चलो तो एक फॉर्म आता है RUN, यहां लिखा हुआ नहीं है, ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं, कहोगे तो नोट बनवा देंगे, वैसे नीड नहीं है। एक RUN फॉर्म आता है, इसका एक्चुअली एक फुल फॉर्म भी होता है रिजर्व यूनिक नेम। रिजर्व यूनिक नेम, ये मतलब मैं बता रहा हूं ये फॉर्म का नाम कैसे क्रिएट हुआ। ऐसे आपको वेबसाइट पे जाओगे तो RUN ही लिखा मिलेगा। तो एक फॉर्म आता है RUN। अब जैसे मैं कंपनी बना रहा हूं, मेरी बात करते हैं, अभिषेक सर एक कंपनी बना रहे हैं, अभिषेक सर कंपनी का नाम श्री श्याम लिमिटेड रखना चाहते हैं, पर अभिषेक को नहीं पता कि यह नाम अवेलेबल है कि नहीं है। तो अभिषेक सर प्रिस्क्राइब फॉर्म RUN में प्रिस्क्राइब फीस के साथ एक ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाएंगे और ROC को लिखेंगे, डियर ROC मैं कंपनी बना नाम श्री श्याम रखना चाह रहा हूं, कृपया करके हमको बताएं कि क्या यह नाम अवेलेबल है। आप ROC को एप्लीकेशन लगा दीजिए, ROC अपने रिकॉर्ड्स में चेक कर लेगी कि भाई श्री श्याम नाम की कंपनी है या नहीं। अब या तो श्री श्याम नाम की कंपनी होगी तो ROC का रिप्लाई आएगा, डियर अभिषेक with deep regret we inform that this name is not available, kindly find some other name। मैंने कहा ओके जिंगा लाला हूं, ठीक है, अगला नाम और क्या करेंगे। या उनसे लेटर आएगा, डियर अभिषेक वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट द नेम फलाना फलाना जो भी तुमने अप्लाई किया था इज अवेलेबल। तो भैया प्रोसेस क्या है, मैं कंपनी बना रहा हूं, कंपनी का नाम मैं श्री श्याम रखना चाहता हूं, मुझे नहीं पता उस नाम की पहले से कोई दूसरी कंपनी है क्या, तो मैं RUN फॉर्म में फीस जमा करके ऑनलाइन ROC को एप्लीकेशन लगा के नेम अवेलेबिलिटी पूछूंगा कि क्या यह नाम अवेलेबल है। अब मान लो नाम अवेलेबल है, हमारे लिए जरूरी है नाम अवेलेबल होना, नहीं आगे कैसे पढ़ाऊंगा, तो अज्यूम करो नाम अवेलेबल है, तो ROC आपको एक प्रेम पत्र लिखेगी, उसमें इंफॉर्म करेगी कि हां भैया नाम अवेलेबल है, और वो नाम आपके लिए रिजर्व कर देगी। अब वो नाम किसी और को नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन ऑफ नेम, रिजर्व करना जरूरी है। आज मेरे मन में श्री श्याम आया, हो सकता है 2 मिनट बाद इसके मन में भी श्री श्याम आ जाए, आ सकता है नहीं आ सकता, तो वो नाम मेरे लिए रिजर्व कर देगी। कितने दिन, ये थोड़ी जिंदगी भर ही रिजर्व कर देंगे, तुम नाम रिजर्व करा के बैठ गए, कंपनी बनाई नहीं भाई साहब, नाम रिजर्व करा के बैठ गए, कोई नहीं, बोले छोड़ दो यार। रेस्टोरेंट में सीट बुक करके छोड़ दी, टेबल रिजर्व करके छोड़ दी, बोले देखें जाएंगे जाएंगे नहीं जाएंगे, तो इधर रेस्टोरेंट वाला 2 साल तक इंतजार कर रहा है, बोले मेरे करण अर्जुन आएंगे, समझो। तो ये तो समझ गई। तो भैया नाम कितने दिन रिजर्व होगा। अब आ रहा है टेक्निकलिटी, ध्यान से सुनना बस बेटा, हिम्मत रखो थोड़ी दोनों। देखो सुनो मेरी बात, नाम कितने दिन रिजर्व होगा। सर अगर एक न्यू कंपनी फॉर्म हो रही है तो टाइम पीरियड अलग है। पहले समझो नेम रिजर्वेशन के भी 2 केस हैं। सर नाम एक तो तब रिजर्व कराना पड़ता है जब आप न्यू कंपनी बना रहे हैं, और सर नाम एक और केस में रिजर्व कराना पड़ता है जब एग्जिस्टिंग कंपनी अपना नेम चेंज कर रही है। हाँ आज नाम चेंज कर सकते हैं, अभी हुआ ना, देखो एक एकदम रिसेंट एग्जांपल देता हूं, 2 दिन पहले का। आज टीवी पे ऐड आता था आमिर खान का, एक DTS सर्विस प्रोवाइडर है टाटा स्काई लिमिटेड, इसे लगाया तो लाइव झिंगा लाला, ठीक है, याद आया। अब टाटा स्काई ने अपना नाम चेंज कर लिया है, उन्होंने अपना नाम क्या कर लिया, टाटा,
पता है नहीं पता सबको? क्या हो गया? टाटा क्यों करा होगा उन्होंने? होगी कोई रीजनिंग। उनको लगा बोले स्काई में मजा नहीं आ रहा, प्ले में आएगा, तो उन्होंने टाटा स्काई लिमिटेड से टाटा प्ले कर लिया। शायद कर लिया, नहीं कर लिया, हुआ नाम चेंज। तो सर एग्जिस्टिंग कंपनी भी नाम चेंज कर सकती है। तो जो आप नया नाम रखना चाह रहे हो वो भी तो अवेलेबल होना चाहिए। तो जो नेम रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेशन जाती है, आरयूएन फॉर्म में जाती है, प्रिस्क्राइब फीस के साथ जाती है, और जो नेम रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेशन जाती है वो दो केस में जाती है। या तो आप एक न्यू कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं या एग्जिस्टिंग कंपनी नेम चेंज कर रही है। अब चलो आपने एप्लीकेशन लगा दी, नाम अवेलेबल भी है, रिजर्व कितने दिन होगा? एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए 60 डेज। कितने दिन? 60 डेज। और न्यू कंपनी के लिए 20 डेज। न्यू कंपनी के लिए 20 डेज। मतलब एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए 60 डेज के लिए नाम रिजर्व हो गया, तो वो 60 डेज में अपना नाम बदल के आराम से जो भी नया नाम है वो रख ले। न्यू कंपनी के लिए 20 डेज के लिए रिजर्व हुआ है, तो आपको 20 डेज के अंदर अंदर उस नाम की कंपनी बनानी पड़ेगी। अगर आपने नहीं बनाई तो वो नाम किसी और को भी दिया जा सकता है। बोलो आया? यहां तक क्लियर है? तो आप क्या समझेंगे? अगर हम एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करें तो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने से पहले सबसे पहले रिजर्वेशन ऑफ नेम कराना पड़ेगा। रिजर्वेशन ऑफ नेम कराने के लिए प्रिस्क्राइब फॉर्म में प्रिस्क्राइब फीस के साथ आरओसी को एप्लीकेशन लगाई जाएगी। रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए दो केस में एप्लीकेशन लगाई जाएगी। पहला में न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट करें, एग्जिस्टिंग कंपनी अपना नेम चेंज कर रही है। अगर आपने आरओसी को एप्लीकेशन लगाई और नाम अवेलेबल है तो नाम रिजर्व होगा। कितने दिन रिजर्व होगा? एग्जिस्टिंग कंपनी के केस में 60 डेज और एनी अदर केस में 20 डेज। इन्होंने ये नहीं लिखा न्यू कंपनी के केस में 20 डेज, इन्होंने लिखा एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए 60 डेज में, एनी अदर केस में 20 डेज। तो इंप्लाइड है कि एनी अदर केस किसका हो गया? न्यू कंपनी का हो गया। बोलिए आया? यहां तक क्लियर है? पहले इतना पढ़ते हैं, सेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ, सेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ, देखना ध्यान से। रिजर्वेशन ऑफ नेम सेक्शन 4, एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम। एनी पर्सन, कोई भी पर्सन लगा सकता है, नॉर्मली प्रमोटर लगाते हैं। तो एनी पर्सन में मेक एन एप्लीकेशन टू आरओसी फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम। द एप्लीकेशन शैल बी मेड इन सच फॉर्म, और फॉर्म है आरयूएन, इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। बोले एप्लीकेशन उस फॉर्म और मैनर में लगाई जाएगी जो प्रिस्क्राइब्ड होगा। प्रिस्क्राइब यानी प्रिस्क्राइब बाय रूल्स। अब इसके रूल्स हमारे सिलेबस में नहीं है, तो नॉलेज के लिए याद रखिए कि आरयूएन फॉर्म में एप्लीकेशन लगाई जाती है, और आरयूएन का फुल फॉर्म होता है रिजर्व यूनिक नेम। आरयूएन का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व यूनिक नेम। तो द एप्लीकेशन शैल बी मेड इन सच फॉर्म इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब, और साथ में फीस तो जाएगी, फ्री में कोई काम नहीं होता। द एप्लीकेशन शैल बी अकम्पनीड विद प्रिस्क्राइब्ड फीस। तो भैया ये क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है? कोई भी पर्सन एप्लीकेशन लगाएगा रजिस्ट्रार को रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए। एप्लीकेशन उस फॉर्म और मैनर में लगाई जाएगी जो प्रिस्क्राइब्ड होगा, और साथ में जमा होगी प्रिस्क्राइब्ड फीस। क्लियर है क्या? पहले मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर, हमको क्लियर है। दीज आर द कीवर्ड्स। ये पॉइंट, ये मेरे को कीवर्ड्स पेपर में लिखे चाहिए। इसके आगे पीछे तुम कुछ भी लिख देना, डज नॉट मैटर। डन है? जी सर डन है। हटाऊं इसको? अच्छा, अब एप्लीकेशन लगाने की सिचुएशन कितनी है? 2। तो बोल रहा है द एप्लीकेशन मे बी मेड फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम फॉर अ कंपनी प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड। प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड यानी इनकॉर्पोरेट अभी हुई नहीं है, होने वाली है, यानी न्यू कंपनी के केस में। और दूसरी सिचुएशन क्या है? बाय अ कंपनी ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। अब एग्जिस्टिंग कंपनी क्यों एप्लीकेशन लगा रही है? क्योंकि उसको नाम बदलना होगा, फॉर द पर्पज ऑफ चेंजिंग इट्स नेम टू अ न्यू नेम। ठीक है? तो रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए एप्लीकेशन या तो कंपनी प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड एप्लीकेशन लगाएगी, या एप्लीकेशन कंपनी ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस लगाएगी, ताकि वो अपना नाम चेंज कर पाए। क्लियर है बच्चों? अरे बोलो यार, यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो अच्छा, अब आपने एप्लीकेशन लगा दी, मान लो नाम अवेलेबल भी था, आपने एप्लीकेशन लगा दी, मान लो आपकी एप्लीकेशन लगाने पे पता चलता है कि नाम अवेलेबल भी था, तो नाम आपके लिए क्या कर दिया जाएगा? रिजर्व। कितने दिन रिजर्व करेंगे? अपॉन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम।
जैसे ही आपको एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन मिलेगी, द रजिस्ट्रार यानी आरओसी में क्या करेगा? रिजर्व द नेम फॉर, कितने दिन के लिए नाम रिजर्व करेगा? एग्जिस्टिंग कंपनी के केस में 60 डेज और एनी अदर केस में 20 डेज। अ पीरियड शैल रिजर्व द नेम फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज। ये इंपॉर्टेंट है, 60 डेज काउंट कब से होंगे? जिस दिन अप्रूवल आएगी। आरओसी ने अप्रूवल दी मान लो आज 22 तारीख को, 22 फरवरी को। कब अप्रूवल दी? 22 फरवरी को। भगवान करे आपको हर चीज का बेनिफिट दुगना मिले। आज की डेट देख रहे हो? 2/2/2/2/2। भगवान करे आपके जीवन में हर चीज दोगुनी हो, हर चीज दोगुना मिले, खुशी दोगुनी मिले, अटेम्प्ट बस एक ही लगे। ठीक है, चलिए। सो ऑल द बेस्ट विशेस फॉर यू। नाउ कंटिन्यूइंग द टॉपिक। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? कॉन्सेप्ट ये कि नाम रिजर्व होगा 60 डेज के लिए। 60 डेज कब से काउंट होंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल काउंट होंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल काउंट होंगे। लेकिन ये 60 डेज का टाइम पीरियड कब लगेगा? 60 डेज का टाइम पीरियड लगेगा इन केस ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम और फॉर चेंज ऑफ नेम बाय एन एग्जिस्टिंग कंपनी। अगर एग्जिस्टिंग कंपनी ने एप्लीकेशन लगाई थी तो यह रूल है कि डेट ऑफ अप्रूवल से 60 डेज के लिए नाम रिजर्व हो जाएगा। और बाकी केसेस में क्या है? अ पीरियड ऑफ 20 डेज, अ पीरियड ऑफ 20 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल इन एनी अदर केस। अब एनी अदर केस क्या हो गया? दैट इज फॉर कंपनी proposed to be incorporated, for company proposed to be incorporated। ध्यान रखोगे क्या बेटा? यहां तक क्लियर है? बताओ, यहां तक क्लियर है? बताओ, आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? अभी हमने नया टॉपिक पढ़ा ना, हमने नहीं पढ़ा था फाउंडेशन में बेटा, किसी ने भी नहीं पढ़ा फाउंडेशन में, था ही नहीं, बुक्स में ही नहीं था। डन है, आगे चल सकते हैं क्या? जी सर चलो ना, उसमें क्या बात है? अब तो अड़ गया यार, चलो अब किसी और से देखना। अच्छा बेटा एक चीज और सुनो, सुनो सुनो सुनो, मजा आएगा। अब कई लोग क्या होते हैं? चोर होते हैं, बदमाश होते हैं, घटिया किस्म के महामक्कार लोग होते हैं। समझ रहे हो आप? तनीषा ठीक है, सही बोल रहा हूं? हाँ विधान ठीक है। तो हुआ क्या देखो समझना, इसने हर्ष ने नेम रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेशन लगाई और एप्लीकेशन में फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दे दी, झूठी झूठी बातें लिख दी, झूठी झूठी। तो लॉ बोला अगर कंपनी ने नेम का रिजर्वेशन कराया था फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देके और बाद में यह बात पता चल जाती है कि कंपनी फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देके नाम रिजर्व कराई है, फिर क्या होगा? तो फिर यह देखना पड़ेगा कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है या नहीं हुई। मतलब जब हमें बात पता चली कि कंपनी ने झूठी इंफॉर्मेशन देके रिजर्वेशन कराया था, उस टाइम पे कंपनी बन चुकी थी या नहीं बनी थी? देखो अब एग्जिस्टिंग कंपनी तो हमेशा बन चुकी वाली कैटेगरी में आएगी, नई वाली कंपनी के केस में रहेगा कि बन चुकी थी या नहीं बनी थी। तो देखो पहले टॉपिक क्या है, पहले टॉपिक क्या है? अब ये घटिया आदमी, इसने अपना नाम रिजर्व कराया, इसने कंपनी के लिए नाम रिजर्व कराया फर्निश करके रॉन्ग इंफॉर्मेशन। तो दो सिचुएशन बनेगी, कंपनी नहीं बनी है या कंपनी बन चुकी है। कंपनी हैज नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड या कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। लॉ बोला अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं थी और उससे पहले सरकार को पता चल गया तो नाम रिजर्वेशन ही कैंसिल कर देगी, तेरा नाम कैंसिल, और 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगाएगी। कितने की? ला ऐसे थोड़ी होता है, ला बेटा कपड़े खुलवा लेगी सरकार, छोड़ेगी नहीं। ला है सीए बनने के बाद तो जेल में निकलेंगे फिर रातें, वहीं से सीए बनना तू, ला 1 लाख रुपए ला। तो लॉ बोला अगर ये प्रूफ हो गया कि कंपनी ने जो नेम का रिजर्वेशन कराया था वो फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देके कराया था, तो पहले ये देखना पड़ेगा कि कंपनी अभी तक इनकॉर्पोरेट हो गई है या नहीं हुई है। तो मान लीजिए कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, तो बड़ा सिंपल सा रास्ता है, जो नाम रिजर्व हुआ था वो कैंसिल कर देंगे और 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगाएंगे एप्लीकेंट पे। जिसने एप्लीकेशन लगाई थी
उस पर लगाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला बेटा, ये लोग बोले कि इफ द कंपनी हैज नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड देन रिजर्व नेम शैल बी कैंसल्ड एंड हर्ष शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी अप टू ₹1 लाख। क्लियर है क्या? अरे बोलिए, यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। अब मान लो ये तो तब था जब कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, पर मैं कहता हूं कंपनी इनकॉर्पोरेट भी हो गई या एग्जिस्टिंग कंपनी थी तो उसने अपना नाम वाम चेंज भी कर लिया। जैसे मान लो एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम था जुपिटर लिमिटेड, अब उसने अपना नाम चेंज करा और चेंज करके उसने अपना नाम रख लिया सैटर्न लिमिटेड। जुपिटर लिमिटेड से सैटर्न लिमिटेड, ठीक है, जुपिटर से सैटर्न कर लिया। अब उसने जब सैटर्न का रिजर्वेशन कराया था, जब उसने सैटर्न का रिजर्वेशन कराया था, किसका? तो पता चला कि फॉल्स एंड इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देके कराया था, तो अभी इनकॉर्पोरेट हो गई कंपनी, नाम भी बदल गया, सैटर्न हो भी गया, अब क्या? अब क्या समझ रहे हो भाई? यहां तो कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट फिर तो ठीक है ना, नाम रिजर्वेशन कैंसिल किया, 1 लाख की पेनल्टी लगाई नक्की। अब भी दिक्कत क्या हो गई है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, जो उसने झूठा नाम, झूठी एप्लीकेशन लगा के नाम रखा था वो रख चुकी है, कंपनी का नाम सैटर्न लिमिटेड हो चुका है। अब क्या करें? देखेंगे, छोड़ो, देखेंगे, मेरे को नहीं पता क्या होगा, छोड़ दो, सस्पेंस है ये। कुछ और पढ़ा रहा हूं अभी, ट्रैक चेंज, ठीक है। अभी मूवी चल रही थी जिसमें शाहरुख खान था और काजोल थी, ठीक है। पीछे गाना चल रहा था, तुझे देखा तो ये जाना सनम। वहीं पे गाना हमने स्टॉप कर दिया है, पॉज कर दिया है। अब एक दूसरी मूवी देखना चालू करेंगे जिसमें आमिर खान है और जूही चावला है, ठीक है। गाना कौन बताएगा? चलिए इधर देखिए सर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम आज की क्लास में सीखने जा रहे हैं। वो टॉपिक होल्ड हो गया है और वो होल्ड पे ही पड़ा है, कल कंटिन्यू होगा। वो टॉपिक होल्ड हो गया है, होल्ड पे ही पड़ा है, कल कंटिन्यू होगा, पता नहीं क्या होगा। अब हम एक टॉपिक पढ़ना चालू करें बेटा। किसी भी कंपनी में कोई भी डिसीजन मेकिंग अगर करनी है तो डिसीजन मेकिंग करने वाले मेन 2 लोग हैं। डिसीजन मेकिंग करने वाले मेन 2 लोग हैं, या तो शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर को मेंबर भी बोल सकते हो, या तो शेयर होल्डर या डायरेक्टर्स। अगर शेयर होल्डर को डिसीजन लेना है तो शेयर होल्डर की मीटिंग करा के डिसीजन लिया जाएगा, डायरेक्टर को डिसीजन लेना है तो डायरेक्टर की मीटिंग करा के डिसीजन लिया जाएगा। तो हम एक टॉपिक आप चालू कर रहे हैं, मीटिंग्स इन अ कंपनी। हम एक टॉपिक चालू कर रहे हैं बेटा अभी, इस टॉपिक का नाम है मीटिंग्स इन अ कंपनी, ठीक है। सर मीटिंग का क्या मतलब होता है? सिंपल, मीटिंग का पहले मीटिंग वर्ड का क्या मतलब है? मीटिंग वर्ड का मतलब होता है किसी भी मैटर पे फेस टू फेस डिस्कशन करके डिसीजन लेना। मीटिंग का क्या मतलब होता है? किसी भी मैटर पे फेस टू फेस डिस्कशन करके डिसीजन लेना। अब किसी भी कंपनी में बच्चों 2 तरह की मीटिंग्स होती हैं। कितने तरह की? 2 तरह की। एक होती है जनरल मीटिंग। क्या होती है? जनरल मीटिंग, प्यार का नाम जीएम। एक होती है जनरल मीटिंग, प्यार का नाम जीएम। और एक होती है बोर्ड मीटिंग। एक होती है बच्चों बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग का प्यार का नाम बीएम। तो किसी भी कंपनी में बेटा मेन 2 तरह की मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग। जनरल मीटिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स की मीटिंग को बोलते हैं, बोर्ड मीटिंग बेटा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को बोलते हैं। तो अगर आप मेरे से पूछोगे जनरल मीटिंग क्या है, आप मेरे से पूछोगे जनरल मीटिंग क्या है, तो मैं लिखूंगा जनरल मीटिंग रेफर्स टू मीटिंग ऑफ shareholders of the company. General meeting refers to meeting of shareholders of company. General meeting refers to meeting of shareholders of company. और बोर्ड मीटिंग क्या होती है बेटा? बोर्ड मीटिंग refers to meeting of directors of company. Refers to meeting of directors of company. General meeting
जनरल मीटिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स की मीटिंग है और बोर्ड मीटिंग कंपनी के डायरेक्टर्स की मीटिंग। तो आज किसी भी कंपनी में किसी भी मैटर पे कोई डिसीजन लेना है तो या तो जीएम में लिया जाएगा या बीएम में। अब कब जीएम में लेना है कब बीएम में लेना है वो आप और मैंने डिसाइड करेंगे, वो कंपनीज एक्ट बताएगा। कंपनीज एक्ट में लिखा है जीएम तो जीएम, बीएम तो बीएम, दोनों तो दोनों। कई जगह दोनों जगह होता है, कई जगह ये होता है कि जीएम भी करनी पड़ेगी बीएम भी करनी पड़ेगी, कई जगह सिर्फ जीएम होता है, कई जगह सिर्फ बीएम होता है। हम जैसे जैसे लॉ पढ़ते जाएंगे ये लिखा आता जाएगा अलग अलग सेक्शन में अलग अलग चीजें। अच्छा, अब आगे समझो बेटा, कंपनी में जो जनरल मीटिंग भी होती है वो दो तरह की होती है। कंपनी में जनरल मीटिंग भी दो तरह की होती है, एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है, एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है, प्यार का नाम एजीएम। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है, प्यार का नाम ईजीएम। बोर्ड मीटिंग के कोई टाइप नहीं होते, बोर्ड मीटिंग के कोई टाइप नहीं होते, इसका कोई टाइप नहीं है, टाइप है तो सिर्फ इसका है। अब बेटा सुनो, सर हर कंपनी को क्या होता है, हर साल एक मीटिंग शेयर होल्डर की मैंडेटरी करानी होती है ईयर एंड पे। हर कंपनी को हर साल शेयर होल्डर्स की एक मैंडेटरी मीटिंग ईयर एंड पे करानी है, मैंडेटरी एक ईयर एंड पे होगी, उसे बोलते हैं एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल माने क्या होता है, ईयर। और अब एक मैंडेटरी है, एक मैंडेटरी तो ये थोड़ी, एक मैंडेटरी तो कंपनी अपनी मर्जी से और एक्स्ट्रा में नहीं करा सकती। अब एक मैंडेटरी थी वो तो ईयर एंड पे हो गई, उसके अलावा कंपनी ने बीच में साल में 3-4 एडिशनल मीटिंगें और करा ली तो वो कहलाती है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एनी मीटिंग हेल्ड इन एडिशन टू एजीएम इज कॉल्ड ईजीएम। एजीएम के अलावा जो हुई वो ईजीएम है, एजीएम के अलावा जो हुई वो ईजीएम है। बोलो आया? एक मैंडेटरी मीटिंग तो ईयर एंड पे होगी वो तो एजीएम है, और उसके अलावा जो एडिशनल मीटिंग होगी वो तो देखो कहानी क्या है, एजीएम क्या है, मैंडेटरी जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी, मैंडेटरी जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी हेल्ड एवरी ईयर। मैंडेटरी जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी हेल्ड एवरी ईयर। ये एक मैंडेटरी जनरल मीटिंग है जो कंपनी की हर साल होती है। ईजीएम क्या है, एनी मीटिंग, एनी जनरल मीटिंग हेल्ड इन एडिशन टू एनुअल जनरल मीटिंग। बताइए बच्चों, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या? अब बेटा सुनना, चाहे एजीएम हो चाहे ईजीएम हो, चाहे एजीएम हो चाहे ईजीएम, जब मीटिंग होती है तो मीटिंग में डिसीजन वोटिंग से ली जाती है। डिसीजन कैसे लिया जाता है? वोटिंग से लिया जाता है। अब मीटिंग में डिसीजन लेने के, आप ये बोल सकते हो वोटिंग करने की दो अप्रोच है। मीटिंग में डिसीजन करने की या वोटिंग करने की दो अप्रोच है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। दो अप्रोच कौन कौन सी है? ओआर एंड एसआर। ओआर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो मीटिंग में डिसीजन लेने के दो तरीके हैं, चाहे एजीएम हो चाहे ईजीएम हो। सबसे पहला तरीका क्या है मीटिंग में डिसीजन लेने का? सबसे पहला तरीका क्या है मीटिंग में डिसीजन लेने का? सबसे पहला तरीका है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का प्यार का नाम होता है ओआर। क्या होता है? ओआर। सर अगर कोई मैटर ऐसा है जिसपे 50% से ज्यादा शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए तो उसे ओआर बोलते हैं। ओआर का मतलब क्या है? मतलब जैसे वोटिंग होगी तो 50% से ज्यादा शेयर होल्डर्स ने अगर फेवर में वोट डाल दिया तो ऐसा बोलते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ है। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। जैसे अभी क्लास में आप बैठे होंगे करीबन 60 स्टूडेंट्स, गिव और टेक 2-4 कम ज्यादा,
60 के आसपास अभी बच्चे आप क्लास में बैठे हैं, 60 मान लो एग्जैक्ट, तो 60 में से मोर देन 50% कितना हुआ? 31। तो अगर 31 स्टूडेंट्स ने फेवर में वोट दे दिया तो हम बोलेंगे कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ। एक्चुअली ओआर में सिर्फ इतना सा रिक्वायरमेंट है कि फेवर में जो वोट आए वो अगेंस्ट वाले वोट से ज्यादा होने चाहिए। तो अगर फेवर में अगेंस्ट में 1 आया है तो फेवर में 2 आने चाहिए, अगेंस्ट में 3 आए हैं तो फेवर में 4 आने चाहिए, अगेंस्ट में 5 आए हैं तो फेवर में 6 आने चाहिए, यानी सिंपली स्पीकिंग मोर देन 50%। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? वोट्स इन फेवर शुड बी क्या? ग्रेटर देन वोट्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। जो फेवर में वोट आए वो ज्यादा होने चाहिए अगेंस्ट वाले वोट से। अगर टेक्निकल याद रखना है, कोई बच्चा बोले नहीं हम टेक्निकल नहीं याद रखेंगे, तो ठीक है, सिंपल याद रखना, मोर देन 50% की अप्रूवल चाहिए होती है ओआर में। बोलो आया? अरे बोलो आया? देखो कहानी मन में सेट करो, जल्दबाजी कुछ नहीं है, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, आपको है मेरे को पता नहीं। जनरल मीटिंग कंपनी के शेयरहोल्डर्स की मीटिंग को बोलते हैं। एक मैंडेटरी मीटिंग जो हर साल होगी वो एजीएम है, बाकी सारी मीटिंग ईजीएम है। चाहे एजीएम हो चाहे ईजीएम हो, डिसीजन लेने के 2 तरीके हैं, ओआर और एसआर। एसआर अभी बताया नहीं है, अभी ओआर बताया, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अच्छा, अब मीटिंग में डिसीजन लेने का दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या है? स्पेशल रेजोल्यूशन। प्यार का नाम एसआर। अब एसआर के केस में 75% या उससे ज्यादा वोट्स फेवर में चाहिए। मतलब अगर टोटल 100 वोट पड़े, तो फेवर में कम से कम 75 वोट्स चाहिए। मतलब यहां पे अप्रूवल कितनों की चाहिए? यहां पे अप्रूवल चाहिए 75% और मोर की। यहां पे अप्रूवल कितनी चाहिए? 75% और मोर की। ये उनके लिए जो रटना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, उनके लिए रूल है, वोट्स इन फेवर शुड बी 3 times of votes cast against the resolution. Votes cast against the resolution. अर्थात अगर अगेंस्ट में 1 वोट आया है तो फेवर में 3 चाहिए, अगेंस्ट में 2 आए हैं तो फेवर में 6 चाहिए, अगेंस्ट में 25 आए हैं तो फेवर में 75 चाहिए। 75 फेवर में है, 25 अगेंस्ट में है, टोटल वोट है 100। 100 में से फेवर में 75% और मोर। बोलो आया? जनरल मीटिंग में डिसीजन लेने के 2 ही तरीके होते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब वोट्स इन फेवर शुड बी मोर देन वोट्स अगेंस्ट, और स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब वोट्स इन फेवर शुड बी 3 times ऑफ वोट्स अगेंस्ट। बोलो आया क्या? अरे बोलो मेरे बच्चों। तो भैया देखो कहानी क्या है, कहानी क्या है, पीछे किसी को दिख नहीं रही हो तो आए तौबा मत मचाना, बस एक डायग्राम में ये बॉक्स बनाना है मेरे को, ठीक है? चलो, तो अब देखो, जनरल मीटिंग, एजीएम, ईजीएम, ओआर, एसआर, कोई दिक्कत? अब कैसे पता चलेगा कब ओआर से डिसीजन लेना है, कब एसआर से? वो लॉ बताएगा, वो आपको माथा नहीं लगाना। आप थोड़ी अपने मर्जी से चलो आज ओआर का फीलिंग आ रहा है चलो साहब ओआर करते हैं, ऐसे नहीं होता। वो लॉ बताएगा, लॉ बोलेगा ओआर है तो ओआर है, एसआर है तो एसआर है, एज द केस में भी, ठीक है? ये तो डिसीजन लेने का तरीका हो गया, ये तो डिसीजन लेने का तरीका हो गया जनरल मीटिंग में। अब बोर्ड मीटिंग में क्या? देखो ना तो बोर्ड मीटिंग के कोई टाइप है, ना बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लेने के कोई 2-4 तरीके, एक ही तरीका है। बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लेने का एक ही तरीका, नहीं ओआर बोआर नहीं बोलते उसको, बीआर बोलते हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन। क्या? और बोर्ड रेजोल्यूशन में सिंपल सा रूल है, फेवर में वोट अगेंस्ट से ज्यादा होने चाहिए, यानी मोर देन 50%।
तो बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लेने का एक ही तरीका होता है, बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लेने का एक ही तरीका होता है, उस तरीके का नाम बोर्ड रेजोल्यूशन होता है। बोर्ड रेजोल्यूशन को प्यार से बीआर बोलते हैं। इसमें एक चीज बता देता हूं, रेजोल्यूशन का मतलब डिसीजन होता है, रेजोल्यूशन मतलब डिसीजन, ऐसे मतलब नॉलेज के लिए बता रहा हूं, पेपर में मत लिखाना, नहीं होता न्यू ईयर रेजोल्यूशन, इस बार मैं मम्मी से लड़ाई नहीं करूंगा, इस बार मैं पतला हो जाऊंगा, इस बार मैं पढ़ाई करूंगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बन जाऊंगा, एज द केस में भी, ठीक है, इस बार मैं छोड़ो। खैर समझ गए ना आप, फीलिंग है कॉन्सेप्ट में, रेजोल्यूशन में। तो बोर्ड रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, वोट्स इन फेवर ज्यादा होने चाहिए वोट्स अगेंस्ट के, यानी सिंपल याद रखेंगे, सिंपल टर्म्स में याद रखेंगे, मोर देन 50%, मोर देन 50%। ठीक है बच्चों, चलो तो देखो कहानी क्या है, कहानी क्या है, दूसरी बार पढ़ रहा है तू ये, तो कुछ और इसमें क्यों पूछेगा। रामायण चल रहा है, बोले सर पहले ये बताओ, सर ये बताओ, सर पहले महाभारत में कृष्ण जी कौन थे, बता, अच्छा बता, नींद नहीं आएगी इसको रात को। नहीं, हर मेंबर को वोट देना जरूरी नहीं होता। अब तूने पूछा है तो सुन, एक सेक्शन पढ़ेंगे 103, कोरम, QUORUM। कोरम रेफर्स टू द सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट शुड बी प्रेजेंट इन मीटिंग। कोरम वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर है जो मीटिंग में आने चाहिए। सो पब्लिक कंपनी में इट्स ओनली 5, प्राइवेट कंपनी में इट्स ओनली 2। So if only 5 members are present in a meeting, then it's a valid meeting, and those 5 members will vote and accordingly it will be decided. हाँ वो तो करेंगे, मीटिंग में क्या करेंगे, ताता तैयार थोड़ी करेंगे। चलो यहां तक क्लियर है क्या बच्चों। बट मैं इसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और बता देता हूं, मतलब थोड़ा प्रैक्टिकली बात करें। लार्ज स्केल पे मीटिंग हुई, मीटिंग में 100 मेंबर आए, 100 में से हो सकता है 2 मेंबर वोट ना करें, कोई बड़ी बात नहीं, जो नहीं करेंगे उनसे मतलब नहीं। ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूं। मीटिंग में वोटिंग हो रही है कि डायरेक्टर श्रेया को बनाए या गीतांश को बनाए। मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं, अब गीतांश मेरा भाई है, श्रेया मेरी दोस्त है। भाई के फेवर में वोट डालूंगा तो दोस्त नाराज, दोस्त के फेवर में डालूंगा तो भाई नाराज, तो मैंने वोट ही नहीं डाला, मैं पेट में दर्द है चला गया, वोट ही नहीं डाला। ऐसा होता है, समटाइम्स मेंबर कम एट द मीटिंग बट दे डू नॉट वोट। सो हमें उन मेंबर से मतलब होता है जो मीटिंग में आए हैं और वोट कर रहे हैं। जो आया ही नहीं भाड़ में जाए, जो आया वोट नहीं करा भाड़ में जाए। वी आर ओनली कंसर्न विद दोज मेंबर्स हु आर प्रेजेंट इन मीटिंग एंड हु आर वोटिंग इन मीटिंग। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा, एनीथिंग एल्स। चलो तो ये आपको समझ में आया, कंपनी में 2 तरह की मीटिंग होती है, जीएम और बीएम। जीएम भी 2 तरह की होती है, एजीएम और ईजीएम, और बीएम के कोई टाइप नहीं है। जीएम में डिसीजन लेने के 2 तरीके, ओआर और एसआर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, और